गुड इवनिंग। स्वागत है आपका टारगेट विद सर क्लास में। मैं प्रकाश सर फिर से उपस्थित हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह के साथ। सारे ही प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, आप लोग सभी लोग लाइव आ जाएं, सभी लोग जुड़ जाएं हमसे और आप लोग कमेंट कर दें। सभी को गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं, कैसी आप लोग की पढ़ाई चल रही है? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ठीक है, इस सेशन में रोज़ की तरह 25 प्रश्न होंगे और हम प्रश्नों को बहुत ही फास्ट देखेंगे। ठीक है, प्रश्नों को बहुत ही ज़्यादा फास्ट देखेंगे हम लोग, कम समय लेंगे और एक्सप्लेन करेंगे सभी प्रश्नों को अच्छे से। ठीक है, कोशिश करेंगे जल्दी ही वीडियो को एंड कर दिया जाए। आप लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएं, जुड़ जाएं हमसे और कमेंट कर दें। सभी लोग लाइव आ जाएं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होगा गवर्नर और गवर्नर जनरल। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होगा गवर्नर और गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर और गवर्नर जनरल महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। तो आप लोग आ जाएं, जुड़ जाएं हमसे प्रश्नों को देखने के लिए। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, हाय, हेलो। और चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 सेकंड दिया जाएगा। आप लोग कमेंट करेंगे और लास्ट तक सभी लोग बने रहेंगे, अपना स्कोर भी बताएंगे आप लोग। ठीक है, तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए हैं। एक है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, दूसरा है विलियम बेटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही है, या डी न तो 1 न ही 2 सही है। आप लोग फटाफट आंसर कर दें, जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर कर देंगे। ठीक है, 20 से 30 सेकंड के बीच सभी लोग आंसर करेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग इसका आंसर बता दें पहले। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलेंगे हम लोग और सभी लोग लास्ट तक बने रहे। सभी लोग अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, सभी लोग अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, केवल 2। विलियम बेटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, जबकि रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1833 में, ठीक है, 1833 में लॉर्ड विलियम बेटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, ये था जो विलियम बेटिक थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। जबकि यहाँ बंगाल की बात की जा रही, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आप लोग याद रखेंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, बंगाल के। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए है जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। बी है ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। सी है लॉर्ड विलियम बेटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। और डी है लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य के समृद्ध क्षेत्र जोड़े। सभी लोग कमेंट कर दें, फास्ट आप लोग कमेंट करेंगे 2 नंबर प्रश्न का 20 सेकेंड में। ठीक है, सभी लोग कमेंट कर दें और इसका आंसर मैं बता दूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सही नहीं है वो है, आप लोग पहले हाईलाइट कर लेंगे, सही नहीं है। ठीक है, वो है ऑप्शन सी। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। बिल्कुल, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। क्लाइव के समय असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए थे। ठीक है, क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए थे, ये बिल्कुल भी सही है। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेने बंद करा दिए तथा निजी व्यापार बंद करा दिए। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा के बाहर कार्य करते थे। ठीक है, जन प्रशासन की कॉर्नवालिस ने तैयार की संरचना।
ठीक है। जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर उसकी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की थी। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों में फौजदारी कानून में सुधार, पुलिस सुधार, कर सुधार तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। इसका राइट आंसर जो नहीं है, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। बाकी सब जन प्रशासन नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की, बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े, ये भी सही है, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ये गलत है। सभी लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड वेलेजली, डी लॉर्ड बेंटिंग। आंसर कर दे सभी लोग, 3 नंबर का आंसर कर दे। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड बेंटिक। आंसर कर दे, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, सभी लोग आंसर कर दे फास्ट। और जो दोस्त चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पे मिलते रहे, ठीक है। सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण है, सभी लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे। और सभी लोग कमेंट कर दी इस प्रश्न का, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। देख लेते हैं थोड़ा सा इनमें डिटेल। 15 जनवरी 1784 को, 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। और वॉरेन हेस्टिंग्स कब से कब तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे बताइए? वॉरेन हेस्टिंग्स कब तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे? इसका राइट आंसर बी है, सॉरी बाय मिस्टेक ये हो गया है। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के कब तक गवर्नर जनरल रहे? तो वो गवर्नर जनरल रहे थे 1773 से 1785 तक, ठीक है। 1773 से 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था उसको आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से या लॉर्ड हेस्टिंग्स से? आंसर कर दें, फास्ट आंसर कर दें आप लोग, फास्ट आंसर कर दें। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित वॉरेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से या लॉर्ड हेस्टिंग्स से? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का ए, वॉरेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति भी इसे कहते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वॉरेन हेस्टिंग्स तथा वेलेजली संबंधित थे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठा के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया, ठीक है। मध्य राज्य मतलब बफर स्टेट, बफर स्टेट, ठीक है, बफर स्टेट, मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया कि उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहे, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, लाइक कर दें सभी लोग, एक बार सभी लोग शेयर कर दें जल्दी जल्दी, और बेल आइकन को दबा लें। जो भी दोस्त चैनल पे पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में देव शासन प्रणाली ड्यूल गवर्नमेंट को समाप्त किया? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी रॉबर्ट हेस्टिंग्स या डी उपयुक्त में से कोई नहीं? आंसर कर दे आप लोग, फास्ट आंसर कर दे, 30 सेकेंड में फास्ट आंसर करेंगे, क्विक आंसर करेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में देव शासन प्रणाली को समाप्त किया? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर मैं बता देता हूं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का सी, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, ठीक है,
बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों जो मोहम्मद रजा और राजा सिताब राय थे, मैंने कल बताया था इनके बारे में, ठीक है, को परच्युत कर दिया, हटा दिया। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी। किसके समय में? क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी। चलते प्रश्न नंबर 6 की तरफ। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकाले या सर लियोनिल कॉर्टिस? आंसर कर दें। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? फास्ट आंसर करेंगे आप लोग। ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, बी है हेक्टर मुनरो, सी है लॉर्ड मैकाले, डी है सर लियोनिस कॉर्टिस। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। द्वैत शासन का जनक माना जाता है सर लियोनिल कर्टिस को, ठीक है। द्वैत शासन का जनक माना जाता है सर लियोनिल कर्टिस को। आंसर आप लोग याद रखें, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते प्रश्न नंबर 7 की तरफ। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? ये वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड वेलेजली। आंसर कर दें सभी लोग, फास्ट आंसर कर दें। आंसर कर दें, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? देखते हैं कितने लोग सही आंसर आते हैं। अपना स्कोर भी लास्ट पे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो दोस्त चैनल पहली बार विजिट करें, बेल आइकन को दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। और सभी लोग लास्ट में अपना कमेंट बॉक्स में बताएंगे स्कोर। देख लेते हैं किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा। किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवा को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। यह भी कहा गया है कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने यह सब कुछ साम्राज्य के हित में किया, न कि अपने लिए। याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? ए लॉर्ड मेयो ने, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, सी लॉर्ड एटली ने, डी लॉर्ड कर्जन ने। आंसर कर दें। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड एटली ने या लॉर्ड कर्जन ने? फास्ट आंसर कर दें आप लोग, ठीक है। फास्ट आंसर करें, क्विक सभी लोग आंसर कर दें। और इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। दीवानी और फौजदारी न्यायालय, दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस इसे और सुदृढ़ बनाया। कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया, ठीक है। याद रखेंगे, दीवानी और फौजदारी न्यायालय में श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी और ये व्यवस्था प्रारंभ की गई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। चलते प्रश्न नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की संविदाबद्ध सिविल सेवा कोवेंटेंडेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई, ठीक है। आंसर कर दे आप लोग। पहले आईसीएस के नाम से जाना जाता था, बाद में इसे आईएएस के नाम से जाना जाने लगा। ऑप्शन से ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी है वेलेजली, सी है कॉर्नवालिस, सी है डी है विलियम बेटिक। आंसर कर दे सभी लोग, फास्ट आंसर कर दे आप लोग। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। भारत की संविदाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था, ठीक है। कॉर्नवालिस द्वारा ही किया गया था लोक सेवा या प्रसिंवाबद्ध सेवा, ठीक है, का प्रारंभ या सृजन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा राजस्व बोर्डों को भंग कर इसके संबंध में नए नियम बनाए तथा कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में नए नियम भी बनाए। उसने कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, जिसने आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का रूप ले लिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? ए गाजीपुर, बी बलिया, सी वाराणसी, डी गोरखपुर। फास्ट आंसर कर दिया आप लोग। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, गोरखपुर।
इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आप लोग आंसर कर दे एक बार फास्ट। और इसका राइट आंसर है ए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यूपीपीसीएस में 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिसका शासनकाल था 1786 से 1793 तक, ठीक है। और 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा, ठीक है। 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसे भारत में इस इस्तमरारी अथवा अस्थाई बंदोबस्त, इस्तमरारी को ही बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त न्यायिक संहिता एवं लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता। और इसकी मृत्यु कब हो गई थी? 5 अक्टूबर 1805 को। ये गवर्नर जनरल था, तभी इसकी मृत्यु हो गई थी गाजीपुर में, ठीक है। यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। ऑप्शन ए इज राइट। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। 1802 की वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? ए अंग्रेज तथा बाजीराव प्रथम, बी अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, सी फ्रांसीसी तथा बाजीराव प्रथम, डी डच तथा बाजीराव द्वितीय। फास्ट आंसर कर दे आप लोग, ठीक है। फास्ट आंसर कर दे सभी लोग। लाइक बटन दबा दे, जो लोग भी लाइक नहीं किए लाइक बटन दबा दे अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, ठीक है। वसीन की संधि कब हुई थी? दिसंबर 1802 में, दिसंबर 1802 में वसीन की संधि हुई थी, ठीक है। जिसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई, ठीक है। और ये संधि किसके किसके मध्य हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी दिसंबर 1802 में। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 है, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? 4 कथन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताने हैं कि कौन सा इनमें सही नहीं है। लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में ऑप्शन ए है दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ऑप्शन बी है भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, ऑप्शन सी है कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, और ऑप्शन डी है भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्थापित करना। फास्ट आंसर कर दे, सभी प्रश्न ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोग आंसर कर दें, 20 सेकंड में आंसर कर दें। आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग 13 नंबर प्रश्न की तरफ। 13 नंबर प्रश्न के आज भी 25 प्रश्न होंगे रोज की तरह, ठीक है। सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे, इसका आंसर कर दें। और इसका आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का सी, बिल्कुल कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। ये कथन लागू नहीं होता है सहायक संधि व्यवस्था के संदर्भ में, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनैतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उस समय फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो गया था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था और गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी टल गया। सहायक संधि की शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि संधि को स्वीकार करने वाली रियासत कंपनी का एक सेना को रखेगा, ठीक है। कंपनी की एक सेना को रखेगा जिसका सारा खर्च राज्य को देना होगा। इस सेना को चलाने का अधिकार केवल कंपनी को होगा, ठीक है। देख लीजिए संधि का शर्त क्या थी, ठीक है। कंपनी की एक सेना को रखेगा जिसका सारा खर्च राज्य को देना होगा। इस सेना को चलाने का अधिकार केवल कंपनी को होगा और खर्च राज्य देगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य किसी भी यूरोपीय अंग्रेजों के दुश्मनों की सहायता नहीं करेगा और उनसे किसी भी व्यक्ति को नौकरी भी पर नहीं रखेगा, ठीक है, या उनके किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं देगा। चलते हैं प्रश्न नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। ए पेशवा बाजीराव द्वितीय, बी रघुजी भोसले, सी दौलत राव सिंधिया, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर कर दिया आप लोग फास्ट।
13 नंबर का। फास्ट आंसर कर दें, फास्ट आंसर कर दें सभी लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल, पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर वसीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से वसीन की संधि की। ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, 1802 में वसीन की संधि की थी। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय, ट्रावनकोर का राजा। आंसर कर दें, 14 नंबर सभी लोग आंसर कर दें। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अवध का नवाब। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब। ठीक है, वेलेजली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपी था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दे दी। क्लाइव के काल में यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई थी। वेलेजली की विशेषता केवल यह थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंधों में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध के एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवध का नवाब। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? ए, ग्वालियर के सिंधिया, बी, हैदराबाद के निजाम, सी, पंजाब के दिलीप सिंह, या डी, बड़ौदा के गायकवाड़। फर्स्ट आंसर कर दे आप लोग प्लीज, आप लोग क्विक आंसर करें सभी लोग, सभी लोग आंसर कर दें। 10 क्वेश्चन और हैं, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? और इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद के निजाम। ठीक है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम देशी शासक थे हैदराबाद के निजाम। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। ए है हैदराबाद के निजाम ने, बी है इंदौर के होलकर राज ने, सी है जोधपुर के राजपूत राज ने, और डी है मैसूर के शासक ने। आंसर कर दें, 20 सेकंड में फास्ट आंसर करेंगे आप लोग। सभी लोग लास्ट में अपना स्कोर भी बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए प्लीज़। ठीक है, स्कोर भी आप जरूर बताएंगे। ठीक है, स्कोर आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का बी, इंदौर के होलकर राज ने। ठीक है, इंदौर के होलकर राज ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की। और जिन राज्यों ने वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार की थी उनमें थे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर। ये थे हमारे सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य। चलते प्रश्न नंबर 17 की तरफ। 17 नंबर प्रश्न है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? ए, लॉर्ड डलहौजी, बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी, लॉर्ड वेलेजली, डी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। फास्ट आंसर कर दे आप लोग, सभी लोग क्विक आंसर करेंगे फास्ट, 17 नंबर का। ठीक है, फास्ट आंसर करेंगे आप लोग, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। लास्ट में सभी लोग अपना स्कोर भी बताएंगे। और इसका राइट आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली ने भारत की ओर से 1757 ईस्वी में प्रस्थान किया, जो कि आंग्ल इतिहास में संभवतः सबसे अंधकारमय समय था।
फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था, जैसा मैंने पीछे बताया, तथा गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय टल गया। चलते प्रश्न नंबर 18 की तरफ। 18 नंबर प्रश्न है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली या वॉरेन हेस्टिंग्स। आंसर कर दे, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ वह है। फास्ट आंसर कर दे आप लोग 18 नंबर का। आज बहुत फास्ट चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। और इसका राइट आंसर है 18 का बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासन में काल में हुआ वह शासनकाल था लॉर्ड हेस्टिंग्स का, याद रखेंगे। और आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 से 1816 तक, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे और उनका गवर्नर जनरल जब थे ये, इनका शासनकाल कब तक था? 1813 से 1823 तक ये गवर्नर जनरल रहे। लॉर्ड हेस्टिंग्स थे 1823 से 1823 तक, 13 से 23 तक गवर्नर जनरल रहे। और आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16 तक, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सुगौली की संधि हुई थी 1800 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में। फास्ट आंसर कर दो 19 नंबर प्रश्न का। सुगौली की संधि कब हुई थी? 1800 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में। इसका राइट आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर 1815 ईस्वी में हुई थी सुगौली की संधि, ठीक है। 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि समाप्त हुई थी। सुगौली की संधि का जो एक्यूरेट डेट है वो है 2 दिसंबर 1815, ठीक है, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया। 4 मार्च 1816 को किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है सर जॉनसोर से, लॉर्ड वेलेजली से, लॉर्ड हेस्टिंग्स से या लॉर्ड कॉर्नवालिस से। फास्ट आंसर करते सभी लोग 20 नंबर का आंसर कर दें, सभी लोग आंसर कर दें। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, क्विक आंसर करें, मैं आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 1818 ईस्वी तक, ठीक है। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? कमेंट करके बताएंगे। तृतीय हुआ था 1817 से 1818 तक। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में नहीं हुआ था, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, ठीक है। जो लोग कॉर्नवालिस दे रहे हैं उनके लिए है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? ए 1820 से 1827, बी है 1819 से 1826, ठीक है। यह है 1819 से 1826, बीच में हाइफन नहीं है। और तीसरा है 1822 से 1829, चौथा है 1818 से 1825। आंसर कर दें, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? और इसका राइट आंसर मैं बता दूं, उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिल्कुल ऑप्शन ए इज राइट। 1820 से 1827 टॉमस मुनरो जो थे वो मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रेड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, असम तथा कुर्ग में लागू की गई। चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। तथाकथित कुशासन के आधार पर किन गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे, बस 3 क्वेश्चन और हैं। ए लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेटिक, लॉर्ड हार्डिंग। आंसर कर दें फास्ट। तथाकथित कुशासन के आधार पर किन गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? और जो दोस्त चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा लें और अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। सभी लोग लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें। और इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेटिक, ठीक है। विलियम बेटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर, ठीक है, 1831 ईस्वी में मैसूर तथा
34 ईस्वी में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ कथित रूप से बहुत अधिक अव्यवस्था थी। चलते प्रश्न नंबर 23 की तरफ। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध संबंधित है? फास्ट आंसर कर दे आप लोग। वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर या डी है लॉर्ड विलियम वेटिंग? आंसर कर दे आप लोग। इनका पूरा नाम था ये लॉर्ड विलियम कैवेंडिश वेटिंग, ठीक है, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश वेटिंग। आंसर कर दे आप लोग 23 का। और इसका राइट आंसर मैं बता दूं, निम्नलिखित के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध संबंध नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1790 से 1792 में हुआ था। और किससे संबंधित है? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है 1790 से 1792 में। इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली थी। इस युद्ध में टिप्पू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में की, ठीक है, जिसके अनुसार टिप्पू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को देना पड़ा था। याद रखेंगे। चलते प्रश्न नंबर 24 की तरफ। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? ए जनरल हेनरी प्रेंडरगास्ट, बी है कैप्टन स्लीमैन, सी है अलेक्जेंडर बन्नस या डी है कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन? आंसर कर दे आप लोग। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? फास्ट आंसर करेंगे। एक क्वेश्चन और है, 20 सेकंड में आंसर करेंगे। मैं इसका आंसर बता दूं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कैप्टन स्लीमैन, ठीक है। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सुन लीजिए आप, काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काट कर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती है। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता का समर्थन था, सरकार का समर्थन था, ठीक है। जनता ने ही सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम वेटिंग ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दे दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 के 50 संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया 1837 में। और आज भी यह प्रथा जो होती है पूजा के माध्यम से देवी देवता या भवानी के रूप में, भवानी या दुर्गा जी, काली जी को लोग क्या करते हैं, शिकार मतलब कोई भी जानवरों की बलि दे देते हैं, हत्या कर देते हैं, ठीक है। तो ये गलत है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कर्जन ने, विलियम बेटिक ने, लॉर्ड कैनिंग ने? आंसर कर दें। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? 25 का आंसर कर दिया आप लोग सभी लोग। लास्ट प्रश्न सभी लोग आंसर कर दिया, लास्ट में स्कोर भी बताएंगे, ठीक है, सभी लोग अपना स्कोर भी बताएंगे। और इसका राइट आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विलियम बेटिक। सभी लोग जानते हैं सती प्रथा पर पाबंदी लगाने में जो योगदान रहा वो रहा विलियम बेटिक का। और भारत में राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेटिक को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इसका समर्थन किया और विलियम बेटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। और दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा, ये नियम 17 है, दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया, ठीक है, कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी में केवल आरंभ में लागू किया था। बाद में यह बम्बई, ठीक है, बाद में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया, ठीक है। आप लोग अपने स्कोर बता दें फटाफट कमेंट करके कितने आपके सही हुए। और आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखें, ठीक है, अपने स्कोर बता दो, अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर कल एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेशन के साथ सीटेट की क्लास में। सभी लोग लाइव आए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
ठीक है, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका आंसर कर देंगे। बाय बाय।